हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 3 सितंबर 2022। आज के ही दिन दोस्तों हमने करंट अफेयर को स्टार्ट किया था, डेली करंट अफेयर को। आज के दिन 2018 में शुरुआत हुआ था। 4 साल बीत चुके हैं। आप लोग का प्यार और सपोर्ट लगातार मिलता रहा है और यही कारण है कि मैं इस चीज को कंटिन्यू कर पाया। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। हाँ, मानता हूँ कि एक टाइम पर पीक टाइम आया था, उसके बाद डाउन हुआ है, काफी डाउन हुआ है। एक टाइम पर 17,000 18,000 के आसपास में व्यूज पहुंचे थे। ठीक है, देखिए कितना छोटा सा शुरुआत हमने किया था, लेकिन बीच में पीक टाइम भी पहुंचा था और अभी स्लो डाउन टाइम है। लेकिन यकीन मानो, दोबारा से हम लोग उठेंगे, दोबारा से हम लोग ऊपर उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। आप लोग बस ऐसे अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, जिससे मैं अपनी रेगुलरिटी बनाए रख सकूं। आप लोग ऐसे ही वीडियोस को शेयर वगैरह करते रहिए। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है दोस्तों, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कारण ये है कि ये 4 साल का ये जो सफरनामा रहा है, आप देख पाओगे ये 1415 या 1416 एपिसोड चल रहा है। ये 1416 एपिसोड का मतलब हुआ कि ये 1416 रातें जब हम जग करके आपके लिए वीडियो बनाए हुए हैं। ये जो 20 मिनट की वीडियो आप लोग के लिए आती है, इस 20 मिनट की वीडियो के पीछे दोस्तों 4 से 5 घंटे की मेहनत होती है। और ये 4 से 5 घंटे की जो मेहनत है, ये रात में ही किया जाता है, सुबह में ही किया जाता है। और इस वजह से आप समझ लो 1416 रातें जो हैं, ये हमारे लिए लगातार रातें थी। और जिसमें आप लोगों का भी सहयोग रहा। आप लोग सपोर्ट करते थे, व्यू देखते थे, व्यू करते थे, लोगों को शेयर करते थे। ना जाने कितने स्टूडेंट्स का इससे कितना फायदा हुआ, और आप लोग का भी फायदा डेफिनेटली होने ही वाला है। आप लोग ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे तो ये वीडियो कंटिन्यू मैं हमेशा के लिए करता ही रहूंगा। ठीक है, तो हम लोग रुकने वाले नहीं हैं, हम लोग और तेजी से बाउंस बैक करेंगे और जितने भी व्यूज आ रहे हैं, जितना भी लाइक शेयर हो रहा है, इसको और दुगनी रफ्तार से बढ़ाएंगे। ओके, तो चलिए अब इसी मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं। आप भी जिंदगी में कंसिस्टेंट रहो, आप भी रेगुलर रहो। अगर रेगुलरिटी बनाए रखोगे तो एक न एक दिन सफलता जरूर आपको मिलेगी। चलिए तो शुरू करते हैं। पहले क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। बहुत कुछ सुधार आया है। मैं आज से आपको कहूंगा आज कि आप लोग जाकर के सर्च करके वो पहले वीडियो जरूर देखिएगा। उसमें देखिए तब क्या आपको दिया जा रहा था और आज के टाइम पर आपको कितनी ज्यादा क्वालिटी के साथ कंटेंट दिया जा रहा है। ठीक है, तो शुरुआत जीरो से ही होती है, धीरे धीरे उसमें सुधार होता जाता है, सुधार होता जाता है और एंड में आकर के आपको जो प्रोडक्ट मिलता है ना, वो जबरदस्त मिल रहा होता है। ठीक है, तो पहली सीढ़ी आखिरी सीढ़ी कभी नहीं होती है। शुरुआत अभी भी आपको भी अगर कहीं से भी करना है, ऐसा नहीं है कि आपको एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। शुरुआत करोगे, धीरे धीरे उसमें सुधार आएगा, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आएगी, धीरे धीरे चीजों को आप सीखोगे और आप 1 साल 2 साल 3 साल में इतने नॉलेजेबल हो जाओगे कि आप कोई सा भी एग्जाम हो उसको क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो आप हर जगह ये चीजें अप्लाई कर सकते हो। चलिए तो शुरुआत कर देनी चाहिए। फिलहाल क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह किस थीम के साथ मनाया जा रहा है? सेलिब्रेट वर्ड ऑफ फ्लेवर। किसने छात्रों के लिए भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया? अरविंद केजरीवाल जी ने लॉन्च किया है। और भारत ने सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ अपना पहला टीका लॉन्च किया है। और CRT इन ने कितने देशों के लिए साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी का आयोजन किया? तो 13 देशों के लिए। इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, इसको लिखा है आशुतोष रारा विकार ने। इसके अलावा होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन दुबई में आयोजित हुआ, इसका पहला संस्करण था। ONGC के अंतरिम प्रमुख बन गए हैं राजेश कुमार श्रीवास्तव। उड़ीसा में नुआखाई उत्सव मनाया गया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने CAPF ई आवास वेब पोर्टल लॉन्च किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट लगाने जा रही है। ये तो कल के दिन के रिवीजन क्वेश्चन थे। अब आज के दिन के हम लोग क्वेश्चंस की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने, किस बैंक ने इंडिया कोविड-19 खरीद चुनौतियां नवाचार और सबक नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया? तो दोस्तों इसे जारी किया है वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक इस रिपोर्ट के माध्यम से भारत की एक प्रकार से बहुत सारी प्रशंसा किया हुआ है, भारत की खूब बखान करी हुई है। इसने बताया है वर्ल्ड बैंक, देखिए यहाँ पर, वर्ल्ड बैंक लाउड्स इंडिया सक्सेसफुल रिस्पॉन्स टू कोविड-19 क्राइसिस, लिट्स की लेसन एंड स्ट्रेटजीज। देखिए इसने बताया है कि भारत ने बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज किया। ना सिर्फ मैनेज किया बल्कि जो चिकित्सा वस्तुएं थी, जो मेडिकल इक्विपमेंट थे, जो भारत में ना के बराबर थे, इनकी खरीद भी की। इनकी खरीद करने के साथ साथ इनका प्रोडक्शन इतना लार्ज स्केल में करना शुरू कर दिया कि आज ये एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। और आपने देखा वेंटिलेटर था या फिर आप PPE किट को देख लो, जो भी वैक्सीन वगैरह है देख लो, शुरुआत में भारत के पास कुछ नहीं था।
लेकिन भारत ने ना सिर्फ शुरुआत में इसको मैनेज किया बल्कि प्रोडक्शन इतना इतना अच्छे तरीके से प्रोडक्शन किया कि कोई भी ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, इलेक्ट्रिक निर्माण वाली कंपनियां हो, डीआरडीओ हो, सब लोग एक तरफ से लग गई। सब लोग एक तरफ से लग गई पीपीई किट और वेंटिलेटर्स वगैरह बनाने में। और फिर आज का टाइम ऐसा है कि भारत ना सिर्फ उत्पादन कर रहा है बल्कि एक्सपोर्ट भी कर रहा है। बहुत सारे देशों को एक्सपोर्ट कर चुका है, कितने देशों को हम लोगों ने फ्री में दिया है। ठीक है, तो इस सब को लेकर के ओवरऑल वर्ल्ड बैंक ने खूब प्रशंसा करी है इंडिया की और इंडियन गवर्नमेंट की। अगला वर्ल्ड बैंक के बारे में आप जानोगे अगर, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। 1944 में स्थापना हुई थी, डेविड मलपास इसके अध्यक्ष है। अगला, हाल ही में कहां पर पीएम नरेंद्र मोदी ने आईएनएस विक्रांत को कमीशन किया? तो आईएनएस विक्रांत दोस्तों कल चर्चे में रहा दिन भर, और इस पर मैंने आपको वीडियो भी दी हुई थी। अगर आईएनएस विक्रांत के बारे में और ज्यादा डिटेल जानना चाहते हो तो आप कल की वीडियो जरूर देखो। आईएनएस विक्रांत दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ने कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में इसको कमीशन किया है। ये अब तक का भारत का सबसे बड़ा और स्वदेशी विमान वाहक पोत है आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत को कल कमीशन कर लिया गया, इंडियन नेवी को सौंपा गया। साथ ही साथ दोस्तों भारतीय नौसेना को नया झंडा भी मिला है। इस पर भी मैंने आपको कल वाली जो वीडियो जो बना करके दी हुई है उसको जरूर देखिएगा, उसमें पूरा डिटेल में आपको दिखाया भी गया है। 20,000 करोड़ की लागत से दोस्तों बना है मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत को कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा डेवलप किया गया है और इसे डिजाइन किया है इंडियन नेवी के इन हाउस वारशिप डिजाइन ब्यूरो ने। 20,000 करोड़ की लागत आई हुई है। भारत के समुद्री इतिहास में अब तक का बनाया गया ये सबसे बड़ा जहाज है। भारत के पास अब 2 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर हो चुके हैं, एक आईएनएस विक्रमादित्य है, एक आईएनएस विक्रांत है। आईएनएस विक्रांत ही दोस्तों इससे पहले भी भारत के पास था। 1961 में भारत ने ब्रिटेन से लिया था वो आईएनएस विक्रांत, लेकिन वो 1997 में रिटायर कर दिया गया, तो वो ब्रिटिश वाला आईएनएस विक्रांत था। लेकिन अब की वाला जो बना है आईएनएस विक्रांत, ये भारतीयों द्वारा डिजाइन किया गया है, भारतीयों द्वारा डेवलप किया गया, यानी स्वदेशी है। तो इसमें 76% जो है हिस्सा ये भारत में ही है, भारत के ही पार्ट लगाए गए हैं, और बाकी के पार्ट्स जो है वो बाहर से मंगाए गए हैं ऑफकोर्स, लेकिन पूरा तरीके से भारत में ही बनाया गया है एक प्रकार से। अब इससे फायदा ये होगा कि अगर मान लीजिए कुछ खराबी आती है तो हमें किसी दूसरे देश पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, किसी दूसरे देश की तरफ मुंह नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, पूरी तरीके से भारत में है। भारत उन गिने चुने देशों में शामिल हो गया है जो अपना खुद का एयरक्राफ्ट बना सकते हैं। रिसेंटली चाइना ने अभी तीसरा अपना एयरक्राफ्ट लॉन्च किया था और भारत के पास 2 हो चुका है, तो समझिए कि चाइना के करीब ही हैं हम लोग। ठीक है, अगर एक और बना लेते हैं तो चाइना के बराबर हो ही जाएंगे और चाइना को अच्छा मुंहतोड़ जवाब देंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्लास्टिक अभियान के तहत विनाइल के बैनरों पर प्रतिबंध लगाया है? तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने दोस्तों प्लास्टिक बैन अभियान के तहत विनाइल के बैनरों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये जो पोस्टर बैनर लगते हैं इसमें विनाइल्स का जो होता है यूज किया जाता है, उस पर बैन लगा दिया गया है। इन्होंने कहा है कि अब विनाइल के बैनरों की जगह कपड़े के बैनर यूज किए जाएं। कपड़े के बैनर होंगे तो उससे पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा और लोग प्लास्टिक का कम से कम यूज करेंगे। तो जो जगन मोहन रेड्डी जी हैं, वाईएस जगन मोहन रेड्डी जी जो कि सीएम है आंध्र प्रदेश के, उन्होंने इसकी घोषणा करी है। आंध्र प्रदेश आप मैप में देखोगे यहाँ पर है, अपना बॉर्डर ये शेयर करता है उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, तेलंगाना से, कर्नाटका से और तमिलनाडु से। इसकी कैपिटल विशाखापत्तनम, अमरावती और कुर्नूल 3 है। वाईएस जगन मोहन रेड्डी यहाँ के सीएम हैं और विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के गवर्नर हैं। ओके, अगला देखते हैं। फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है? तो फीफा ने दोस्तों, आपको रिसेंटली पता होगा, मैंने आपको कवर करके बताया था ये क्वेश्चन कि भारत के फुटबॉल महासंघ पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब वो प्रतिबंध हट गया है क्योंकि भारत इस बार दोस्तों अंडर 17 का महिला विश्व कप का आयोजन करने जा रहा है और ऐसे में अगर प्रतिबंध लगा होता तो ये आयोजन करा ही नहीं पाता। तो अब ये प्रतिबंध हट गया है, यानी कि अब जो है भारत अंडर 17 का विमेन वर्ल्ड कप जो है ये करा सकता है, वरना इसे किसी और देश में शिफ्ट करना पड़ता। तो अब ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन 11 से 30 अक्टूबर के बीच में जो कराया जाना था वो कराया जाना अब सुचारू रूप से आयोजित होगा। ठीक है, भारत दोस्तों पहली बार इसमें वर्चुअल रियलिटी टेक्निक भी इस्तेमाल करने जा रहा है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है। पहली बार होगा जब वर्चुअल रियलिटी टेक्निक का इस्तेमाल होगा। ओके, हो सकता है लोगो लॉन्च करने या फिर उद्घाटन समारोह में ये लोग इसका यूज करें। ओके,
फीफा के बारे में अगर बात करें तो फीफा यानी फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, ज्यूरिक में इसका हेडक्वार्टर है। 1904 में इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना इसकी पेरिस में हुई थी और गियानी इन्फेंटिनो इसके अध्यक्ष हैं। हाल ही में रसिया में आयोजित किस सैन्य अभ्यास में भारत के गोरखा राइफल्स के सैनिकों ने हिस्सा लिया? तो रसिया में दोस्तों अभी वोस्तोक सैन्य अभ्यास आयोजित हो रहा है। ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। मल्टीनेशनल एक्सरसाइज का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ दोस्तों कि इसमें कई देश भाग ले रहे हैं। तो इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया तो भाग ले ही रहा है, चाइना भी हिस्सा ले रहा है, रसिया भी हिस्सा ले रहा है, ठीक है, बेलारूस भी हिस्सा ले रहा है। तो यहाँ पर इंडिया और चाइना एक साथ मिलकर के सैन्य अभ्यास करने वाले हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कहाँ पर अभी हाल ही में भारत और चाइना ने मिलकर के अभ्यास किया। तो भारत, चाइना, रसिया, बेलारूस ये सभी मिलकर के वोस्तोक सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेंगे, जो कि कहाँ पर हो रहा है? रसिया में आयोजित हो रहा है। इससे अमेरिका ऑफकोर्स दुखी तो है ही, ऑब्जेक्शन भी कर रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अभी अमेरिका के साथ भी तो भारत ने 2 सैन्य अभ्यास किए। भारत ने अमेरिका के साथ अभी कौन सा किया? उत्तराखंड में अभी किया युद्धाभ्यास और बकलोह हिमाचल प्रदेश में अभी किया वज्र प्रहार। तो 2 वहां पर किया और यहाँ पर भी किया, ठीक है। तो कई देश इसमें भाग ले रहे हैं। 1 सितंबर से शुरू होकर के 7 सितंबर तक ये चल रहा है। हाल ही में किसने साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार पुस्तक का विमोचन किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों डॉक्टर मंजू पारा कालू भाई ने, जो कि आयुष राज्य मंत्री हैं। कौन से मंत्री हैं? आयुष राज्य मंत्री हैं। इन्होंने साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार पुस्तक का विमोचन किया है। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल, डॉक्टर मंजू पारा कालू भाई अनवील्स साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार बुक, ठीक है। तो इन्होंने किया है कहाँ पर? अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में इन्होंने इसका उद्घाटन किया या कहें इस पुस्तक का विमोचन किया है। अच्छा दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि आज चौथा एनिवर्सरी है। 3 सितंबर के दिन ही करंट अफेयर की शुरुआत हुई थी जब, तो इस अवसर पर मैं भी आप लोग को कुछ देना चाहता हूं। तो आज के लिए हमारी जितनी भी ई बुक्स हैं, जितनी भी ई बुक्स आप देखते हो एमजेटी ऐप पर, इसके अलावा जितने भी वीडियो कोर्सेज हैं, इन सब पर आपको 80% का डिस्काउंट मिल रहा है। 4 साल हुए हैं तो 2 गुना हम लोग इसको कर दे रहे हैं और एक 0 जोड़ दे रहे हैं। तो 80% का डिस्काउंट मिल रहा है आपको। जो भी ई बुक्स, जो भी वीडियो कोर्सेज हैं, इनको आप ले सकते हो। आपको लिखना क्या है कूपन कोड में? 4 ईयर। क्या लिखना है? 4 ईयर। यही लिखना है कूपन कोड में, विदाउट एनी स्पेस लिखना है, ठीक है, 4 ईयर। तो इसको अगर आप लिखते हो कूपन कोड में तो सिर्फ आज के लिए आपको मिलेगा 80% का डिस्काउंट, चाहे जो कोई ई बुक लो, चाहे जो कोई भी वीडियो कोर्स लो। ओके, तो जाइए आज इसका आप फायदा उठाइए एमजेटी ऐप पर। अगर आप कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। आगे देखते हैं। हाल ही में किसे ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग का महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर वसुधा गुप्ता दोस्तों ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग की महानिदेशक नियुक्त की गई हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल, डॉक्टर वसुधा गुप्ता अज्यूम चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ न्यूज सर्विस डिवीजन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो दोस्तों जो प्रसार भारती का ही एक प्रभाग है, जिसे आकाशवाणी के नाम से भी हम लोग जानते हैं, तो उसकी महानिदेशक, समाचार सेवा प्रभाग की महानिदेशक होंगी, ठीक है। इससे पहले ये पीआईबी में थी, यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में महानिदेशक के रूप में काम कर रही थी। ऑल इंडिया रेडियो की बात करें तो 1936 में ही ये स्थापित हो गया था। आगे, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? तो कॉलिन डी ग्रैंडहोम एक बहुत ही फेमस ऑलराउंडर थे। इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी है इंटरनेशनल क्रिकेट से। न्यूजीलैंड की ये खिलाड़ी थी। तो न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर कॉलिन डी ग्रैंडहोम जो हैं, ये अब संन्यास ले चुके हैं। इनके क्रिकेट कैरियर के बारे में बात करें तो 29 टेस्ट मैचों में 1432 रन बनाए इन्होंने, 49 विकेट लिए। 45 वनडे मैचों में 742 रन और 30 विकेट। 41 टी20 मैचों में 505 रन और 12 विकेट लिए इन्होंने। क्योंकि ऑलराउंडर थे इसलिए रन और विकेट दोनों आपको दिख रहा है। अगला, हाल ही में किस द्वीप समूह में अमेरिकी जहाजों के प्रवेश पर रोक लगाने की घोषणा करी गई? तो दोस्तों अभी हाल ही में सोलोमन द्वीप ने अमेरिकी जहाजों के प्रवेश पर रोक लगाने की घोषणा कर दी है। सोलोमन द्वीप, अब इसने ये घोषणा कर दी है ऑफिशियली, और इसने दुनिया भर के बहुत सारे देशों के भी नौसैनिक जहाजों को वहां पर घुसने से मना कर दिया है। अब ऐसा माना जा रहा है कि ये चीन के दबाव में आकर के कर रहा है। चाइना जो है, चाइना के साथ इसने डील साइन करी हुई है और उसके बाद ये ऐसा कर रहा है। पहले तो चलो वर्ल्ड मैप में आप देख लो पहले कि ये है कहाँ पर, क्योंकि तभी आप समझ पाओगे कि इसका महत्व क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है।
तो देखो दोस्तों, सोलोमन द्वीप जो है ना, सोलोमन द्वीप जो है ये आपको दिख जाएगा ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पर देख पाओगे वर्ल्ड मैप में, ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से हम लोग आएंगे ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट की तरफ। ऊपर देखिए यहाँ पापुआ न्यू गिनी है, और पापुआ न्यू गिनी के पास में यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये जो आइलैंड है ये है सोलोमन आइलैंड, और ये जो है सोलोमन सी। तो यहाँ पर नौसैनिक जहाज को आने से मना कर दिया है इसने, अमेरिका सहित बहुत सारे देशों के बीच। एक्चुअली में अभी सोलोमन आइलैंड पर चाइना जो है ये डील किया है, अब इसको भी लपेटने के चक्कर में है चाइना। चाइना आप देख ही रहे हो चारों तरफ कितना जल्दी से, मतलब जो छोटे छोटे देश हैं उनको कितना जल्दी से अपने पाले में ले लेता है, उनको लोन दे देता है, और लोन देने के बाद इतना बड़ा लोन दे देता है कि उसको चुका नहीं पाता है देश, और फिर वो वहां पर चाइना अपना इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देता है और उसको धीरे धीरे कब्जा कर लेता है, या तो वो बर्बाद करके छोड़ देता है। यही हाल श्रीलंका का हुआ, यही हाल पाकिस्तान का हुआ, और यही हाल के चक्कर में बहुत सारे द्वीप, छोटे मोटे द्वीप जो है वो फंसते चले जा रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर सोलोमन द्वीप जो है इसके भी तेवर दिखने शुरू हो चुके हैं, और इसने भी अब अमेरिका को कर दिया है कि भैया अब आप अपना जहाज यहाँ लेकर के नहीं आओ, हम मोराटोरियम लागू करेंगे, यानी स्थगन लागू करेंगे। ठीक है, अगला, निम्न में से कौन सा तूफान जापान की ओर तेजी से बढ़ रहा है? तो जापान की ओर से तेजी से बढ़ रहा है दोस्तों अभी हिन्ना मजोर नाम का एक चक्रवाती तूफान। हिन्ना मजोर, यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, सुपर टाइफून हिन्ना मजोर 2020 इज मोस्ट पावरफुल, 2022 का सबसे पावरफुल ये ग्लोबल स्टॉर्म है, वैश्विक तूफान है। वो जब किसी एक देश पर आता है तूफान तो वो एक देश का हुआ, लेकिन जब उससे कई देश इफेक्टिव होते हैं तो वो हुआ ग्लोबल स्टॉर्म। ठीक है, तो ये हिन्ना मनोर जो है ना ये भी ऐसे ही बढ़ रहा है, ये जापान के साथ साथ उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, चाइना, इन सब पर भी इफेक्ट डालने वाला है। तो सुपर टाइफून है हिन्ना मनोर, जापान की तरफ तेजी से ये बढ़ रहा है, 241 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है, और ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही अगले हफ्ते तक ये कोरियाई महाद्वीप तक पहुंच जाएगा। जापान की तरफ तो पहुंच ही गया है ये लगभग। ठीक है, चीन के पूर्वी तटों की तरफ ये बढ़ रहा है। देखो, हैरिकेन और टाइफून जो होते हैं ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात पाए जाते हैं, माने जाते हैं। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ये कटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं इसके बारे में आपको जीएस वाले टीचर ने हमारे चैनल पर ही वीडियो बना करके दी हुई है। अगर आप देखना चाहोगे तो वीडियो कोर्सेज में भी वीडियो पड़ी हुई है, यूट्यूब पर भी सर्च करना, शायद यूट्यूब पर भी वीडियो है, आप देख सकते हो। फिलहाल ये तो थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो। और आज के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया, जितनी भी ई बुक्स वगैरह हैं उस पर 80% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो आप इस ई बुक को, जो 50 रुपए की ई बुक है, मात्र 10 रुपए के आसपास में पा जाएंगे। मतलब इतना सस्ता तो कुछ भी नहीं मिलता, तो आप जा करके इसे ले सकते हैं। लास्ट डे के क्वेश्चंस की बात करेंगे। 67वें फिल्म फेयर अवार्ड, इसमें बेस्ट एक्टर का खिताब रणवीर सिंह ने जीता। पाकिस्तान में भारत के राजदूत है गौतम बम्बेल। और इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जिन टॉप 10 लोगों ने डिटेल के साथ और सबसे पहले आंसर किया है उनके नाम है महेंद्र हेमब्रोम, एसके मोटिवेशन, और रविशंकर, रविकांत कुमार, राजन तिवारी, ओम तिवारी, सुजीत कुमार, कुशवाहा जी, प्रवीण त्रिपाठी और सनी कुमार। देखिए, क्वेश्चंस का डिटेल में आंसर करना जरूरी है, और डिटेल मैं इस प्रकार से मानता हूं कि कम से कम पहला क्वेश्चन जो है उसमें कम से कम 3 से 4 लाइन हो, दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें भी कम से कम 3 से 4 लाइन हो। अब ये अगर क्राइटेरिया फुलफिल करते हो और उसके बाद आपका कमेंट अगर सबसे पहले है तो फिर आपका नाम आएगा। बहुत सारे नाम नहीं लिए गए हैं, कारण ये है कि वो पहला क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन तो दिए थे, दूसरे क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं किए थे। ओके, तो आई हैव होप आप इस बात को समझेंगे। आज का जो क्वेश्चन है इसको भी आप आंसर करेंगे। आज का क्वेश्चन है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साइरस पूनावाला को किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बहुत इजी क्वेश्चन है। लॉक्ड सील्ड अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया था? ये भी इजी है। दोनों ही क्वेश्चन आपको शाम वाली वीडियो लाइव क्लासेस में आपको बताया गया है, बहुत ही अच्छे से कई बार बताया गया है। आप इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा चीजें लिख सकते हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।